चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई जो दी है वो x-2, x और x+2 है। तो कह रहा है x का मान बताइए। मतलब एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी गई हैं x-2, x, x+2। तो कह रहा है x का मान बताइए। अच्छा ये देखो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, मतलब जो साइड होंगे ना, जो साइड होंगे, जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, ट्रिपलेट होंगी। क्या होंगी, ट्रिपलेट। तो बस हमको यही चेक करना है कि ये ट्रिपलेट बन रही कि नहीं बन रही। तो ये सवाल हम लोग ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से। अगर मैं x की वैल्यू क्या उठाऊं, 10 उठाऊं, x की वैल्यू 10 उठाऊं, तो 10, अगर मैं x की वैल्यू 10 उठाऊं तो देखो 10 माइनस 2 8, और ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12। आप जानते हो 8 10 12 ट्रिपलेट होता ही नहीं। अब अगर x मतलब ये वाला ऑप्शन गया, अब x की वैल्यू में क्या लूँगा, 8 लूँगा। तो 8 लूँगा तो ये क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, और 6 8 10 आप जानते हो ट्रिपलेट होता है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है त्रिभुज ABC जो है ए बी सी, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल A 90 है। अच्छा एंगल A क्या है, 90 है। ठीक, मतलब ये एंगल A जो है ये 90 है। ठीक, एंगल A जहाँ पे क्या है वो 90 है। मतलब ये एंगल A हो जाएगा, ये 90 है, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। कह रहा है AD परपेंडिकुलर BC है। AD मतलब A से B पर क्या खींचा गया, परपेंडिकुलर खींचा गया, जो कि D पर काटता है। और क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 40, और ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 10। तो कह रहा है AC बराबर कितना है, 9 है। तो कह रहा है BC बताओ। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी हमारी इस सवाल को सॉल्व करने की। देखो ध्यान देना, अगर दो ट्रायंगल, देखो ये एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक, और इसका नाम है PQR। ठीक, तो अगर दो ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगल का मान लो ये वाला एंगल A बराबर है एंगल P, और एंगल B बराबर है एंगल Q, मतलब एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर है, और एंगल C बराबर है एंगल R, मतलब ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है, तो अगर किसी भी त्रिभुज के, दो त्रिभुज के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, तो पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी बराबर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी बराबर हो जाते हैं। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, मतलब AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा BC अपॉन QR बराबर हो जाएगा AC अपॉन PR। ठीक, AC अपॉन PR। दूसरी बात इन साइड का, इन करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर जो हो जाएगा वो इन दोनों त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर इन दोनों त्रिभुज का मैं एरिया निकालूं, जैसे एरिया त्रिभुज ABC का एरिया निकालूं त्रिभुज PQR, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB अपॉन PQ। भाई इसका साइड क्या है AB, इसका साइड क्या है PQ, तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा BC अपॉन QR, तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा AC अपॉन PR, तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो ये दो चीज़ वहाँ पे क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। ठीक, अब यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे, यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे पूरा आधारित है। अब ध्यान देना, कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, A पर 90 है और AD परपेंडिकुलर है BC पर, और ABC 40 है, ACD 10 है, AC 9 है, BC बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ थीटा मान लूँगा। क्या मान लूँगा, थीटा। तो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, 90 है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या होगा थीटा। ये 90 है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान देना,
आपको क्या देखना है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है। ट्रायंगल कौन सा, एक ट्रायंगल बड़ा वाला देखना है, ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल को देखोगे, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, देखो ये A है, ये B है और ये C है। अब देखो ABC, तो एक एंगल कितना है 90, C कितना है थीटा, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये वाला ट्रायंगल है। अब एक छोटा वाला ट्रायंगल है ACD, ACD को भी बना दे रहा हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक, छोटा वाला ट्रायंगल ACD, देखो ACD, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखो 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, और सी की वैल्यू कितनी है थीटा, और डी कितना है 90 है। ठीक, समझ में आ रहा। तो ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे तो एक 90 माइनस थीटा है, एक 90 एक थीटा है। छोटे वाले ट्रायंगल को देखोगे तो एक थीटा है, एक 90 माइनस थीटा, एक थीटा है, 90 है। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल के देखो तीनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, तीनों एंगल आपस में बराबर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो सिमिलर ट्रायंगल को लिखने का तरीका क्या होता है, बड़े वाले पहले एक ट्रायंगल को अपने मन से लिख लो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है तो बड़े वाले ट्रायंगल को मैं अपने मन से लिख ले रहा हूँ ABC। ठीक, फिर छोटे वाला ट्रायंगल देखो किसकी बात कर रही है, ACD की बात हो रही, तो ACD को इस वाले ट्रायंगल को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में हमने पहले क्या लिखा A, और A क्या है 90 बड़े वाले ट्रायंगल में, तो हमें यहाँ पे पहले किससे स्टार्ट करना है 90 से, और 90 कहाँ है D पे, तो पहले लिखेंगे D। फिर देखो हम लोग कहाँ गए B, यहाँ पे देखो बड़े वाले ट्रायंगल में पहले A लिखा, फिर B मतलब 90 माइनस थीटा पे गए, तो यहाँ पे भी हम लोग 90 माइनस थीटा पे जाना है, मतलब D के बाद कहाँ जाना है A, अब ये हो जाएगा C। तो मतलब अगर ये दो ट्रायंगल आपने लिख लिए सिमिलर करके हुए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ध्यान देना, आप देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका AB और इसका DA बराबर हो जाएगा इसके BC और इसके AC, और इसका AC और इसका CD। ठीक, और ये जानते हो इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल ACD के एरिया के बराबर हो जाएगा। इसी इक्वेशन इक्वेट करनी है जिससे हमारा आंसर आ जाए। देखो हमें BC निकालना है, तो BC कहाँ है, यहाँ पे, और AC भी तो यहाँ पे, और एरिया दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ के देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा BC अपॉन AC का स्क्वायर बराबर है ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल ACD का एरिया। तो बस सॉल्व कर लो। तो देखो BC हमें निकालना है, तो BC को क्या कर लूँगा, BC कर लूँगा x, और AC कितना है 9, तो x अपॉन 9 का होल स्क्वायर, और ABC कितना है 40, और ये हो जाएगा 10। तो इसको काट देगा 4 बार, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 81, और ये हो जाएगा 4। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 गुणे 81, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4 × 81। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 18, मतलब 18 आ गया। और x हमने क्या माना है, BC को माना है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए मेंस का सवाल है। ठीक, तो ये ज्योमेट्रिक सवाल थोड़े लॉन्ग होते हैं, आपको उसको डर के भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार देखिए ताकि समझ में आ जाए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और इसमें ये A है, मान लो ये B है और ये C है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। और 90 वाले एंगल के से आपने क्या किया, सामने वाले साइड पे 90 बना दिया। तो देखो आप यहाँ पे 4 फॉर्मूले याद रखने, कितने, 4 फॉर्मूले। ठीक, मान लो BD बना दिए, तो BD वाला पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाता है AB इंटू BC, AB इंटू BC अपॉन AC। पहला फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, BD का स्क्वायर जो होता है इसका मल्टीप्लाई होता है AD इंटू CD होता है। तीसरा फॉर्मूला आपको याद, इसको निकालना है, जैसे CD निकालना, तो CD कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, BC का स्क्वायर कर दो, और किससे भाग कर दो, AC से। और चौथा फॉर्मूला क्या याद रखना है, अगर आपको मान लो ये निकालना है तो ये कैसे निकालोगे, AD कैसे निकालोगे, इसके साइड वाला क्या है AB का स्क्वायर अपॉन इस वाले साइड से भाग कर दो AC से। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर ये 4 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो समझ लीजिए आपके सवाल जो हो जाएंगे बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ध्यान देना ये हमने यहाँ पे ये BD है, BD क्या है, ये 90 से हमने डाला है, 90 वाले
90 वाले शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो ये बी डी यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यही सवाल है, कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है, कह रहा है बी ए सी 90 है। तो इस बार ए क्या है, 90 है, तो जैसा बोले वैसा बनाओ। यहाँ पे ए 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कह रहा है ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर, मतलब ए डी परपेंडिकुलर बी सी। तो और ए डी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और बी डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो कह रहा है बी सी बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान देना, ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90, ठीक, ये 90 होगा। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और 90 के सामने वाला क्या होता है, कण। 90 के सामने वाला क्या होता है, कण। तो 90 के सामने वाला कण है। और कण कैसे निकालते हैं, कण कैसे निकालते हैं, जो लंब हो और जो आधार हो उनका स्क्वायर करके जोड़ दो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 6 का स्क्वायर 36, क्या हो जाएगा, 52। तो ये आ जाएगा कण स्क्वायर। तो कण स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52। तो कण की वैल्यू क्या आ जाएगी, √52। तो मतलब ये कण आया ना, ये कण कितना आ गया, √52 आ गया। अब ध्यान देना, कह रहा बी सी की लंबाई बताइए। अब ध्यान देना, बी सी की लंबाई निकालना है। अच्छा देखो बी सी ये है, बी सी ये निकालना है। तो बी सी कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको बी डी निकालूँ, क्या निकालूँ, बी डी निकालूँ, तो बी सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बी डी का देखो यहाँ बी डी ये वाली साइड कैसे निकालते हैं, तो ये वाली साइड निकालने के लिए बी डी कैसे निकालते हैं, इस वाले साइड का स्क्वायर कर दो, मतलब ए बी का स्क्वायर कर दो, भाग किससे दे दो, बी सी से। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी डी, ठीक। तो ए बी कितना है, ए बी है √52, तो √52 का स्क्वायर कर दो। और बी डी कितना है, बी डी है 4, तो 4 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 52/4। तो जब भाग करोगे कितना आ जाएगा, 13। तो 13 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ए बी सी में एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी और बी कह रहा है 90 है। तो ये जो है बी, ये क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी, ठीक। कह रहा है ए बी 3 है, ए बी क्या है, 3, ए बी क्या है, 3, ए बी 3 है, तो ए बी 3 हो गया। बी सी 4 है, तो बी सी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सी ए क्या है, 5 है। कह रहा बी एन जो है वो भुजा ए सी पर लंब है, बी एन जो है वो ए सी पर लंब है, तो ये भी लंब हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा ए एन अपॉन एन सी बताओ। तो मैंने बताया ए एन अपॉन एन सी बताना, तो ये एन है। अब मैंने ए एन निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया, ए एन अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए एन कैसे निकालोगे, ए एन का फॉर्मूला पहले बनाओ। ए एन का इस वाले की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके ये वाली पूरी वैल्यू डिवाइड कर देते हैं। तो ए बी का स्क्वायर कर दो और किससे डिवाइड कर दो, ए सी से, ठीक, ए एन आ जाएगा। और ए बी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, और ए सी कितना है, 5। तो ए एन कितना आ गया, 9/5। अब ऐसे ही ये सी एन भी निकाल सकते हो। तो सी एन कैसे निकालोगे, सी एन कैसे निकालोगे, इस वाले साइड का स्क्वायर कर दो, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी से डिवाइड कर दो। तो देखो बी सी कितना है, बी सी कितना है, 4, 4 के स्क्वायर 16, और ए सी कितना है, 5। अब देखो ए एन अपॉन एन सी निकालना है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 9/5, और सी एन की वैल्यू कितनी है, सी एन कह दो या एन सी कह दो, 16/5। तो 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया, 9:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है एक किसी त्रिभुज में आधार जो है, किसी त्रिभुज में, ये कोई त्रिभुज है, ठीक, ये मान लेते ए है, ये बी है और ये सी है। तो कह रहा है आधार जो है वो 6√3 है, ध्यान देना, ये आधार जो है वो 6√3 है, ठीक। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसमें आधार जो है वो 6√3 है, और उसके आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है और ये क्या है, 60 डिग्री है। कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। अच्छा देखो ये देखो ये 30 है, आधार कोण है ना, आधार कोण का मतलब होता है कि ये ऐसे लेटा हुआ है, मतलब ये आधार है भाई, ये आधार कोण है, ये आधार कोण है कि मतलब ये जमीन पे लेटा है, मतलब यही आधार हुआ। तो ये आधार क्या है, 6√3। तो ये 30 है, 60 है, ये 30 है, 60 है, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, अब जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस बताऊंगा तब वहाँ पे मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ याद कर लेना, ये 30 है और ये क्या है, 60 है और ये 90 है। तो 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, और 90 के सामने वाला 2 होता है, ठीक। तो खुद बताओ 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 की वैल्यू दी गई है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है 6√3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जब काटोगे तो 3√3।
मतलब ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि एक यूनिट है और ये कितना है √3 यूनिट। तो √3 यूनिट भाई, एक यूनिट की वैल्यू 6√3, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसमें √3 का गुणा कर दोगे 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। भाई ये बेस है, तो बेस पे यदि मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, बेस पे यदि मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। मान लो बेस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया BD, तो BD निकालना है मुझे। क्या निकालना है, BD। क्या निकालना है, BD। तो भैया BD कैसे निकालोगे, ध्यान देना। BD कैसे निकालोगे, देखो अब देखो यहाँ पे BD कैसे निकालोगे। BD निकालने क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने बताया। तो BD का देखो सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया यहाँ पे, BD के सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया BD का। तो BD का जो सेकंड वाला फॉर्मूला होता है BD स्क्वायर, BD स्क्वायर नहीं, BD पहला वाला फॉर्मूला क्या है, पहला वाला फॉर्मूला BD निकालने का, बीच वाली जो नहीं होता उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AB इंटू BC अपॉन AC। होता है कि नहीं, जब आप पीछे देखोगे यहाँ पे देखो BD कैसे निकाला, BD इसका गुणा किया इसके साथ और इससे भाग कर दिया, तो यही हमें यहाँ करना है। AB कितना है, तो कहोगे 3√3, ठीक। और BC कितना है 9, और ये क्या हो जाएगा, और AC कितना है 6√3। तो √3 गया, ये इसको काट देगा 2 बार, इसको काट देगा 4.5, तो 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। ये भी बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे आधारित है, 56 है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, और सी पर समकोण है, मतलब सी पे 90 है, तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। समझ में आ रहा, ठीक। आगे देखो क्या करता है, आगे क्या आगे था। कह रहा है बिंदु सी से भुजा ए बी पर लंब डाला गया, मतलब बिंदु सी से भुजा ए सी पर क्या डाला गया, लंब। देखो इसी कंसेप्ट पर आधारित है, ठीक। तो इसका नाम क्या है, सी से डाला गया, ए बी पर एक लंब डाला गया, इस लंब की लंबाई है पी। कह रहा है यदि भुजाओं बी सी सी ए और ए बी की लंबाई, मतलब बी सी की लंबाई ए है और सी ए की लंबाई बी है और इसकी लंबाई ए बी की लंबाई सी है, तो कह रहा है संबंध बताइए। अच्छा ध्यान देना, अगर मैं तुमसे कहूँ ये वैल्यू निकालो पी निकालो, कैसे निकालोगे, तो भाई भाई पी क्या है, पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी निकालने का फॉर्मूला देखो यहाँ पे देखो, ये पी कैसे निकालते हैं, यही तो तरीका होता है पी निकालने का। BD कैसे निकालते हैं, BD कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यही तो हमें यहाँ निकालना है। पी कैसे निकालना है, पी निकालने का तरीका क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो A इंटू बी और डिवाइड किससे कर दो, सी से। अब इनका स्क्वायर कर दो, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस से आप यहाँ पे सी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, पाइथागो पाइथागोरस से आप क्या निकाल सकते हो, सी निकाल सकते हो कि नहीं। भाई ये 90 है, ये लंब है, ये आधार है, ये कण है, तो कण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई देखो कण स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब इसको रिवर्स कर दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, तो ये 1/p स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहाँ 1/p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको दे दोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, इसको दे दोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, तो 1/p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होता है। भाई समकोण त्रिभुज जब भी बनाओगे ना आप, समकोण त्रिभुज, मान लो मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक, तो ये 90 है। तो समकोण त्रिभुज में देखो ये वाली साइड 90 बना रही, ये वाली साइड 90 बना रही, और आप जानते हो किसी त्रिभुज में जहाँ दोनों लंबवत मिलते हैं वही तो होता है ऑर्थो सेंटर। तो समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, शीर्ष पे बनता है, वर्टेक्स पे बनता है। समझ में आया, तो यहाँ पे कह रहा है एट द राइट एंगल वर्टेक्स, तो 90 पे बनता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में, वही कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है, 90 पे। 58 देखते हैं, ये पॉलीगन पे आधारित सवाल है। कह रहा है किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। तो जब मैंने पॉलीगन मेंसुरेशन 2D में पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था
कि पॉलीगन पे देखो दो तीन चीज़ आपको याद रखनी है। पहला फॉर्मूला याद रखना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ठीक। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, यदि आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड, तो कैसे निकालोगे, 360 में एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर दो। तीसरी चीज़, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक। और चौथी चीज़ आपको याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो वो होता है n-2 इंटू 180। ठीक। ये अगर ये आपको चार फार्मूले याद हैं तो आप आसानी से सवाल को क्रैक कर लोगे। अब तो कह रहा है किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। भाई क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इंटीरियर एंगल जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है, मतलब इंटीरियर जो है वो एक्सटीरियर का 3 गुना है। तो ध्यान दो, अगर मैं एक्सटीरियर को x मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3x हो जाएगा। और इनका सम क्या होता है, 180 होता है। हम जानते हो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है, 180। यहाँ पे 4x की वैल्यू क्या आ गई, 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। ठीक। कह रहा है भुजाओं की संख्या बताइए। भाई भुजाओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ साइड्स निकालने, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन ई। तो देखो ध्यान देना, 360 अपॉन ई मतलब होता है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, x, और x की वैल्यू कितनी, 45। तो डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो 8 इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 भी है। कह रहा है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दुगना है। मतलब किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग मैंने बताया था n-2 इंटू 180 होता है। ठीक। उसके बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण, उसके बाह्य कोणों के योग, बाह्य कोण, सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360, उसका डबल है। तो बस ये इसको काट देगा 4 बार, यहाँ पे n-2 बराबर हो जाएगा, ये 2 बार काट देगा तो 2 गुणे 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में, बहुत ही आसान सवाल था, मेंस का सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 60, बिल्कुल सेम सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल मैंने कराए हैं, कहाँ पे कराए हैं, मेंसुरेशन 2D में। कह रहा है किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात, मतलब बहुभुज है, मान लो ये पहला पॉलीगन है, ठीक, और ये सेकंड पॉलीगन है, 2 पॉलीगन है, ये पहला पॉलीगन और ये सेकंड। ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ साइड तो पहले में नंबर ऑफ साइड कितना दिया है, 1:2। तो इसको x में मान लेते हैं, मान लो ये x है, यहाँ पे 2x। साइड का रेशियो क्या है, 1:2 है, मतलब ये x है, ये 2x है। और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3। अब खुद बताओ, ध्यान देना, आप खुद बताना है आपको, सवाल में आपको खुद बताना है। भाई देखो साइड अगर ये दिया है, अगर साइड दिया होता है और हमको एक्सटीरियर साइड दिया होता है, तो साइड दिया देने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन ई। तो यहाँ से अगर मैं ई निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 360 अपॉन एन। तो अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से मैं निकालूंगा एक्सटीरियर एंगल, क्या निकालूंगा, एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण निकालूंगा। और कैसे निकालते, 360 में साइड का डिवाइड कर दो, तो 360 साइड क्या है, एक्स। ठीक। और यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 2x। ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें बाह्य कोण पता चल गया। बाह्य कोण जब पता चल जाए तो आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 180 में घटा के, क्योंकि आप जानते हो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है, 180 होता है। तो अगर हम मुझे बाह्य कोण पता है तो इंटीरियर कैसे निकालूंगा, 180 में घटा के, 180 माइनस एक्सटीरियर। ठीक। तो अगर मैं 180 माइनस एक्सटीरियर घटा दूँ 360 अपॉन एक्स, ये पहले पॉलीगन का आंतरिक कोण आ गया। ठीक। और 180 माइनस 360 अपॉन 2x कर दो तो ये दूसरे का आ जाएगा। अब देखो आंतरिक कोणों का अनुपात क्या दिया, 2:3 किया, मतलब 180 माइनस 360 अपॉन एक्स और 180 माइनस 360 अपॉन 2x, तो इसका रेशियो कितना दिया गया, 2/3 दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं ऊपर 180 कॉमन ले लूँ तो हम लोग क्या करेंगे, अब 180 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो 180 जब मैं ऊपर कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स। यहाँ पे 180 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 अपॉन 2x, और ये हो जाएगा 2/3। तो 180 कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो ये जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 2 अपॉन 2x, और ये हो जाएगा 2/3। तो ये x
ये इससे कट जाएगा और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 4 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4x माइनस 4। तो इसको जब यहाँ लाओगे तो 2x हो जाएगा और ये वहाँ लाओगे तो 8 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो कह रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या देखो x 4 है तो दूसरा डबल है 8 हो जाएगा, तो 4 8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है ABCD एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज है, तो कह रहा है B का मान बताइए। तो भैया देखो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, यदि किसी आप सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हो तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है, जैसे ABCD। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी चक्रीय चतुर्भुज बोले तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, मतलब एंगल A प्लस एंगल C बराबर, मतलब आमने सामने कोण का योग 180 होता है। जब भी बोला जाए चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। आमने सामने के कोण का योग 180 होता है, ये चीज़ आप लिख भी सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। ठीक, तो A प्लस C बराबर 180, ऐसे ही B प्लस D बराबर भी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब समझिए, अब देखो बोला समांतर, अब देखो समांतर चतुर्भुज भी है, ये चक्रीय चतुर्भुज है तो साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज भी है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोण बराबर भी होते हैं। भाई चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने कोण का योग 180 होता है। दूसरी बात समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने कोण 180 भी होता है और आमने सामने कोण बराबर भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल C भी हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अब अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एंगल A की जगह एंगल C ली दूँ तो एंगल C प्लस एंगल C बराबर 180, तो हो जाएगा 2 एंगल C बराबर 180। तो 2 से काट दोगे तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, मतलब एंगल C की वैल्यू 90 आ गई, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, फिर मैंने बताया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पे ABCD बना दो, ये ABCD और O वृत्त का केंद्र है और COD मतलब ये वाला एंगल कह रहा 140 है और BAC मतलब इसको मिला दोगे तो BAC कितना हो जाएगा, BAC ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो कह रहा है BCD बताइए, एंगल BCD बताना है आपको। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो ध्यान देना ध्यान देना, देखो सवाल कितना अच्छा है ये। अब देखो खुद बताओ, अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है तो ये इसकी क्या होगी रेडियस और ये भी क्या होगी रेडियस। ठीक ठीक, और रेडियस क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ध्यान देना, और ये एंगल 140 है और ये क्या है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। मान लो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा x होगा, क्योंकि इसके सामने कोण ये है, इसके सामने कोण ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, मतलब x प्लस 140 प्लस x बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 140 इक्वल टू हो जाएगा 180। यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में जब 140 घटाओगे तो 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, मतलब ये 20 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया? ये भी 20 हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना क्या, हमें निकालना BCD निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है BCD, ये वाला एंगल निकालना है BCD। अब खुद बताओ, देखो ध्यान देना एक चीज़ अब मैंने और बताई थी, ध्यान देना ये सर्कल है और ये इसका क्या है डायमीटर, ये इसका क्या है डायमीटर भाई, क्योंकि यहाँ ये सेंटर इसी पे है ना भाई, कोई भी सर्कल है और एक लाइन एक जीवा खींच दीजिए जहाँ पे सेंटर होता है तो उसका डायमीटर होता है। और डायमीटर से यदि आप सर्कल पे कोई ट्रायंगल बना रहे हो डायमीटर बेस लेकर तो वो एंगल कितना होता है 90 होता है। तो इससे ये पता चल गया, देखो ये जो है ये डायमीटर है और यहाँ से देखो ट्रायंगल बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। आपको तो पता है 90, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का ये क्या होता है 180 होता है, तो ये 90 ये 40 तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना क्या था BCD निकालना था भाई, देखो BCD निकालना था, BCD कितना आया भाई ये 50 और ये कितना निकाला 20, तो 50 20 70। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसकी भुजा AD BC के समांतर है। तो ये ABCD एक समलंब है, समलंब के आपको पता होगा। ठीक, तो ये AD है
ये समांतर है किसके, बीसी के। ठीक, और कह रहा है एडी समांतर बीसी के, और कह रहा है विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एसी इसको मिला दोगे और इसको मिला दोगे तो क्या करेंगे, ओ पर ये काट कर रहे हैं, है। कह रहे यदि एओ की वैल्यू 3 है, ठीक, सी ओ की वैल्यू x-3 है, ठीक, बी ओ की वैल्यू 3x-19 है, और डी ओ की वैल्यू क्या है, x-5 है, तो कह रहा है x का मान बताइए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखो एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट समझना। यहाँ पे सिमिलरिटी लगती है, क्या लगती है, सिमिलरिटी। देखो कैसे लगेगी, ध्यान देना। अच्छा ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, आप कहोगे हाँ, और ये क्या कर रही है, इसको काट रही है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा भाई, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा कि नहीं होगा। अगर मैं मान लेता हूँ ये θ1 है तो ये भी क्या होगा, θ1। अब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। अगर मैं इसको θ2 मान लेता हूँ, ये भी क्या होगा, θ2 होगा। और ये एंगल पहले से ही क्या होगा, बराबर होंगे, क्योंकि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल देखो कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, क्यों, एंगल 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 रूल से। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था, ठीक। देखो ये AOD है और ये क्या है, COB है, COB, ध्यान देना। AO और CO, AO अपॉन CO बराबर हो जाएगा OD अपॉन OB के, और बराबर हो जाएगा AD अपॉन CB के। ठीक, अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो AO CO BO DO इनका यूज़ दिया है तो इनका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो AO अपॉन CO बराबर हो जाएगा OD अपॉन OB। अब वैल्यू बस रख दो, AO की वैल्यू कितनी है, 3, CO की वैल्यू x-3, OD की वैल्यू कितनी है, x-5, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x-19। ठीक, अब बस हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे x की वैल्यू उठा के रख देनी है। x की वैल्यू ऐसी वैल्यू उठाओ जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ठीक, तो अब आपको x की वैल्यू उठानी है, देखो उठाते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उठाऊँ, 8 उठाऊँ, तो देखो ऊपर है 3 और नीचे हो जाएगा 8 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे 8 में से 5 गया क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे देखो 8 8 या 24, 24 में से 9 गया तो 5। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया। तो ये सवाल करने का तरीका होता है, ठीक है। इस मेथड से अगर आप सवाल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक, सही से बना नहीं है, ठीक। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो ये दो सर्कल है और ये एक दूसरे के केंद्र से जाते हैं। मान लो ये इसका केंद्र O है और इसका केंद्र क्या है, O डैश है। तो भैया देखो केंद्र से पर्दे के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस, मतलब ये O डैश की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक, मान लो इसको यहाँ ये कट कर रहा है A, ये कट कर रहा है B, और अगर हम इसको खींच दें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगी। और ये जीवा किसकी हो जाएगी, ये इसकी भी जीवा है, ये इसकी भी जीवा, मतलब ये कॉमन कॉमन जीवा हो जाएगी, उभयनिष्ठ जीवा। कह रहा है AB का मान बताओ। अब खुद बताओ भाई, AB का मान हमें निकालना है, ठीक। अब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है, तो देखो ध्यान देना, ये सेंटर है और सेंटर से जीवा पे डाला गया, सेंटर से यदि जीवा पे आप लंब डाल दोगे, सेंटर से जीवा पे लंब डाल दोगे तो वो क्या करता है, बराबर बराबर डिवाइड करता है कि नहीं करता है। मतलब जितनी साइड, मान लो ये AD है तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ठीक। तो एक ऐसा ट्राइ, और इसको अगर मैं मिला दूँ तो ये रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको एक ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें देखो ये O है, ये A है और ये क्या हो जाएगा D। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये इसके लिए क्या है, ये रेडियस है तो मतलब ये 4 हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, ये देखो कितनी है, ये 4 है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ ये 4 है, तो ये 4 है। और देखो ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे पे, देखो ये 4 है और ये क्या कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये आधा आधा हो जाएगा कि नहीं, तो ये 2 हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, AD निकालना है। क्या निकालना है, AD, ठीक। AD निकालना है, तो AD देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। भाई मुझे AD कैसे निकालेंगे, देखो ये 90 है, ये 90 है, ये कर्ण है, ये आधार है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अंडर रूट कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए कितना है, 2 का स्क्वायर करोगे तो √12, और √12 को सॉल्व करोगे तो 2√3। मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 2√3।
अब तुम्हें मालूम है ये जो है केंद्र से जब आप जीवा पे लंब डालते हो तो उसको बराबर बराबर डिवाइड करता है, मतलब ये वैल्यू 2√3 है तो ये भी क्या हो जाएगी 2√3, मतलब क्या आ जाएगा 4√3। तो 4√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 65। अरे वृत्त की एक जीवा है 10.1 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। देखो ध्यान देना, एक सर्कल बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक जीवा बना दिया और ये सेंटर है, जीवा से मिला दिया तो ये रेडियस हो जाएगी। ठीक, मान लो ये ओ है, ये क्या है ए है, ये बी है। इसकी वैल्यू कितनी है 10.1 है, 10.1। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। अच्छा खुद बताओ, एक कंसेप्ट होता है त्रिभुज, देखो त्रिभुज जब भी त्रिभुज बनता है ना, त्रिभुज जैसे ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है मान लो, ठीक। और त्रिभुज जब भी बनता है ना तो उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी साइड ये है तो बी सी ले लो, तो ये इससे बड़ा क्या होगा इन दोनों का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा किससे, बी सी से। ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे, बी सी से। मतलब दो साइड का सम, ये कंसेप्ट होता है दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो अगर ये दो साइड है, ये दो साइड, ये साइड ये वाली साइड, तो ये दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो इसका सम बड़ा होगा किससे, इससे, इससे बड़ा होगा। तो ध्यान दो अगर मैं सॉल्व कर दूं, भाई दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए किससे, तो आर प्लस आर बड़ा होना चाहिए 10.1 से, तो हो जाएगा 2r बड़ा होना चाहिए 10.1 से। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 5 के आसपास आएगी, मतलब r की वैल्यू जो होगी वो 5 से बड़ी होगी। तो यही भी देखो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल नहीं हो सकता, 5 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, लेस देन भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 5, मतलब r का मान जो होगा वो बड़ा होना चाहिए 5 से। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा है एक वृत्त की जीवा जो है 8 सेंटीमीटर है, और केंद्र और जीवा के मध्य, केंद्र और जीवा के बीच की दूरी, लंब दूरी 3 सेंटीमीटर, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये मान लो सर्कल है और ये इसकी क्या है जीवा है, और जीवा कितनी है 8 है, ये सेंटर है, केंद्र और जीवा के मध्य की दूरी, मतलब ये दूरी कितनी है 3 है, तो कह रहे त्रिज्या बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है। अब खुद बताओ, जब भी केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं, जब भी केंद्र से जीवा पे लंब डालते हो तो वो क्या करता है, बराबर डिवाइड करता है कि नहीं करता, मतलब ये 8 है तो क्या हो जाएगा 4, ये 3 तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है दो प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि दोनों वृत्तों का व्यास 30 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर कह रहा है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है दो सर्कल हैं, दो सर्कल बना दो, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, ठीक। इसका सेंटर मान लो ये ओ है, इसका सेंटर क्या है ओ डैश है, ठीक। यदि दोनों वृत्तों का व्यास 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, मतलब पहले वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 15 होगी, मान लो इसको मिला दे रहे हैं, तो ये त्रिज्या है इसकी, तो ये कितनी होगी 15 होगी, और दूसरे की क्या होगी 13, दूसरे की क्या होगी 13। और उन उन प्रतिच्छेदी वृत्तों की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये उभयनिष्ठ जीवा यही तो होती है, और ये कितनी है 24 है। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताइए, केंद्रों के बीच की दूरी ये निकालनी है आपको। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो यहाँ पे जैसे ऐसा अभी कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपलेट देखना है, क्या देखना है ट्रिपलेट, भाई ये सेंटर है और सेंटर से जीवा पे क्या डाला जाता है लंब, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये देखना है कि 15, ये क्या है 15, तो आपको ट्रिपलेट बनाना है। देखो यहाँ 13 है, तो 13 क्या होता है, 13 का ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, होता है कि नहीं, आप कहोगे हाँ, ठीक। अब ध्यान देना ये 24 है, ये पूरा क्या 24 है, तो भाई सेंटर से यदि तुम इस पे जीवा पे लंब डालोगे तो उसको बराबर में डिवाइड करेगा, ये पूरा 24 है तो क्या हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे 12 13 तो क्या होगा 5, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे 15 है, 15 में क्या होता है 9 12 15 एक ट्रिपलेट होता है, तो भाई 12 है 15 है तो यहाँ क्या होगा 9। अब देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये केंद्रों के बीच की दूरी है, और केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई 9 5 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अगर आप इस मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 68। अब ये सवाल किसका, ये 2D का सवाल है, लेकिन यहाँ दे दिया गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2πr/360 इंटू थीटा। आप ध्यान देना, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 21, और यहाँ हो जाएगा इंटू 360, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 72। सॉल्व कर लो भाई, 72 इसको काट देगा 5 बार, ये इसको काट देगा 3 बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 132/5,
तो इसको सॉल्व करोगे तो 26.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहे यदि एक वृत्त एक्स बिंदुओं से होकर गुजरती है, एक वृत्त एक्स बिंदु से होकर जाती है वो जो कि संरेख नहीं, तो एक्स का मान बताइए। अगर देखो, अगर आपको सर्कल खींचना है, सर्कल खींचना है तो उसके लिए 3 बिंदु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 बिंदु, 3 बिंदु होने चाहिए, ठीक, जो कि संरेख नहीं हो सकते। तो ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। भाई देखो, तो अगर तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख मतलब एक ही लाइन में है, तो उससे सर्कल खींचेगा? नहीं खींचेगा। तीनों बिंदु आने चाहिए। भाई दो बिंदु से खींच जाएगा सर्कल। 3 बिंदु आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट, इसको आप याद ही कर लीजिए। यदि एक वृत्त एक्स बिंदु से होकर गुजरता है, एक वृत्त है जो एक्स बिंदु से हो जाता है, जो कि संरेख नहीं है, तब क्या हो सकता है? तो एक्स का मान कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में बहुत चीज़ आपको याद करनी है। चलिए 70 देखते हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 2 समांतर जीवा हैं। मतलब एक सर्कल है, इसमें 2 जीवाएं, एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, और दोनों समांतर हैं। ठीक, और इसका व्यास क्या है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास 30 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आधी होती है। कह रहे एक जीवा की लंबाई 24 है, मतलब ऊपर वाले की 24 है और नीचे वाली क्या है? 21 है। तब दूसरी एक जीवा की लंबाई 24 है और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, मतलब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है। ध्यान देना, मतलब ये सेंटर है, तो ये बीच की दूरी कितनी? 21 है। ठीक, ये ओ है, तो ये 21 है। ठीक, अब कह रहा है दूसरी जीवा की लंबाई बताइए, मतलब इसकी लंबाई बतानी है आपको। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर मैं इसको, देखो ये सेंटर है और ये इसकी पर्दी है, तो सेंटर से यदि मैं पर्दी मिला दूंगा तो क्या रेडियस हो जाएगा? सेंटर से पर्दी मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ सवाल बहुत आसान हो गया है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा। ठीक, ये सवाल में थोड़ा लॉजिक लगेगा। देखिए, ये 15 है और ये भी क्या है? 15, और ये पूरी क्या है? 21 है। अब देखो, सेंटर से यदि तुम जीवा पे लंब डालोगे, सेंटर से यदि तुम जीवा पे लंब डालोगे, बराबर बराबर डिवाइड कर देगा कि नहीं? मतलब ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब जानते हो 12 15 क्या होता है? 12 9 15, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे भी 15 आया, यहाँ पे भी 15 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा 21 है और ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा? 12। अब देखो 9 12 15 होगा कि नहीं? ऐसे बन गया। अब देखो यहाँ पे सेंटर से जीवा पे यदि तुम लंब डालोगे तो बराबर डिवाइड करता है कि नहीं? मतलब ये बराबर हो जाएगा, मतलब ये 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 9। तो मतलब दूसरी जीवा की लंबाई कितनी आ गई? 18। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा दो समान वृत्त जिनके केंद्र ओ और ओ डैश है, एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब दो वृत्त हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक, इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर क्या? ओ डैश है। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर क्या करते हैं? परिच्छेद करते हैं। और ओ ओ डैश की वैल्यू कितनी है? 12। मतलब ये वैल्यू कितनी है? 12। ठीक, ये वैल्यू 12 है। और ए बी 16 है। ए बी कितना है? 16 है, मतलब ये वैल्यू 16 है। तो कह रहा है आर बताओ, त्रिज्या बताओ। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, ध्यान से देखोगे हो जाएगा। अगर मैं इसको मिला दूँ तो त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये सेंटर है, सेंटर से यदि मैं इस पर लंब डाल दूँ तो इसको बराबर बराबर डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो आप कहोगे हाँ, ये पूरा 16 है तो ये क्या हो जाएगा? 8। ठीक, ये पूरा 8 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये पूरा 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको भी मिला दूँ तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये पूरा 12 है, ये पूरा 12। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। अब देखो ध्यान देना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, इसमें दोनों में ये कॉमन आ रही है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी वैल्यू निकालूं, ये क्या है? लंब। तो लंब की वैल्यू, लंब लंब निकालूं तो लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में देखना तुम, तो लंब स्क्वायर, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो लंब लंब निकाल रहा हूँ, लंब कैसे निकालूंगा? तो कर्ण क्या है? आर स्क्वायर माइनस आधार क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखो मैं लंब निकाल रहा हूँ, तो लंब कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला ये होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण क्या है इसमें? इसमें भी कर्ण आर स्क्वायर है माइनस आधार स्क्वायर, आधार मतलब ए। ठीक, और आधार क्या है इसमें? 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी लंब स्क्वायर की वैल्यू आई है और ये भी लंब स्क्वायर की वैल्यू आई है, क्यों ना इसको बराबर कर दें? मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
बराबर वही होगा जो आर स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर कट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 माइनस ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का, ठीक, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 24x, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको यहाँ लिया होगे, क्या हो गया, अच्छा यहाँ ये पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब इसको खोलोगे ना तो ये वैल्यू माइनस आएगी। ठीक, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। अब ध्यान देना, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 24 ये 144 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 24x। तो 24 इसको काट देगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब ये 6 है, ये 8 है, तो क्या हो जाएगा 10, मतलब त्रिज्या क्या हो गई 10। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, कितना आ गया 10, तो 10 इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, और ए बी 6 है, सी डी 3 है, पी डी 5 है, कह रहा है पी बी निकालिए। अब देखो ये एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है। ठीक, मान लो बाहर बिंदु ए पी है। ठीक, अगर मान लो इस बिंदु से आपने क्या किया, मतलब दो दो जीवा थी, मान लो एक जीवा ये थी, एक जीवा ये थी, एक जीवा थी ए बी और एक जीवा थी सी डी, और ये कहाँ पे, जब इनको बाहर मिलाया गया तो ये बाहर कट करती हैं। जब ये ऐसा कंसेप्ट आ जाए, दो जीवा थी, जब इनको बाहर मिलाया गया तो ये बाहर क्या करती, कट करती है। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बनता है पी बी, मतलब ये वाली साइड ये लिख लेनी तुम्हें, फिर पूरा लेना है पी ए, ये बराबर होता है किसके, पी डी, और पूरा वाला पी सी के, तो ये बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो यही हमें यहाँ यूज़ करना है, देखो यही यही कंसेप्ट हमें यहाँ यूज़ करना है और सवाल हो जाएगा। देखो कह रहा है ए बी 6 है, सी डी 3 है, पी डी 5 है, तो कह रहा है पी बी बताओ, ये मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो इसी कंसेप्ट पे देखो पी बी एक्स है और पी ए कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा एक्स प्लस 6, पी डी कितना है 5 और पी सी कितना हो जाएगा 5 3 8, तो हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 6 और ये हो जाएगा 40। अब एक्स की वैल्यू में क्या रख दूँ कि ये 40 बन जाए, तो एक्स की वैल्यू भाई 4 रख दो, 4 यहाँ पे 4 गुणा क्या होता है 10, तो 40 हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहा दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बिंदु बाय पर इस बाह्य रूप बिंदु पी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो ये दो सर्कल हैं, ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पी ए बी 35 डिग्री, देन ए बी पी बताइए। अच्छा को देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा टू सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। ठीक, और ये एक दूसरे को यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, स्पर्श कर रहे हैं, बाहर स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक, और इनका एक कॉमन टेंजेंट भी है, ये कॉमन टेंजेंट है मान लेते हैं। ठीक, कॉमन टेंजेंट मतलब जो इसकी स्पर्श रेखा भी है, इसकी स्पर्श रेखा भी है, तो यहाँ पे ए और बी है। ठीक, तो कह रहा है यदि पी ए बी मतलब अगर मैं इसको मिला दूँ, जहाँ पे टच कर रहा है इसको मिला दूँ, तो पी ए बी एंगल पी ए बी की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री। तो कह रहा है एंगल ए बी पी बताइए कितना होगा। ठीक, मतलब ये वाला एंगल बताना है अगर मैं इसको मिला दूँ। तो जब भी ऐसा देखो सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा फिगर बने, ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए बी क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ए बी क्या है, कॉमन टेंजेंट है। ठीक, तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना है, ये चीज़ 90 होती है, ये चीज़ कितनी होती है 90 होती है, ये आपको याद रखना है कि ये चीज़ जो होती है 90 होती है। जब भी ऐसे फिगर बने ना तो ये चीज़ क्या होती है 90 होती है। ठीक, ये चीज़ 90 होगी, अब ये 90 होगी, ये कितना दिया है देखो 35, तो खुद बताओ त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। भाई ये 35 है, ये क्या है 90 है, और ये हमें निकालना है, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, ये निकालना है। ठीक, तो वह एंगल कितना हो जाएगा 180, तो देखो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 प्लस एक्स बराबर 180। ठीक, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 125, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 55, एक्स की वैल्यू 55 आ गई। एक्स की वैल्यू 55 आ गई, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये मेंस का सवाल है, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, ज्योमेट्री को अगर आपको सही से पढ़ना है तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जब भी ऐसा फिगर बने तो आप ये चीज़ याद कर लो ना, ये चीज़ कितना होगा 90 होगा। ठीक, अब इसको प्रूफ करके बताना है तो उसके लिए एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, इसको प्रूफ करके बताएं, इससे अच्छा आप याद कर लो इसको।
कि जब भी ऐसा फिगर बनेगा और कॉमन टेंजेंट होगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, जहाँ पे ये टच कर रहे हैं। ठीक, तो ये 90 हो जाएगी, तो ये त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं 74। कह रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, कह रहा है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो दो सर्कल है, ठीक, दो सर्कल है, ठीक, तो उभय ये यहाँ पे देखो क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, एक यहाँ बिंदु ले लिया, तो इसको मिला दिया, और ये देखो इधर भी स्पर्श कर रहा है, इधर भी स्पर्श कर रहा है, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ये क्या होगा, इसके लिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। मतलब इसकी मान लो तो रेडियस क्या है, R1 है, और इसकी रेडियस क्या है, R2 है, तो इनका होल स्क्वायर। समझ में? अब वैल्यू आपको रखनी है, बस सॉल्व हो जाएगा आंसर। ठीक, अब ध्यान देना, कह रहा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बताइए, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है आपको। तो भाई एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, अब ये आपको बीच की दूरी पूरी बतानी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। और यही पूरी बीच की दूरी क्या होती है, डी होती है, ये क्या होती है, पूरी डी होती है, ये पूरी दो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है, डी होती है। तो देखो ध्यान देना, हमें यहाँ डी निकालना है, ए भी मालूम है, ए भी पता है ना, ये कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक, R1 क्या है, ये त्रिज्या है इसकी, R2 क्या है, ये त्रिज्या, और डी क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। अब देखो ध्यान दो, ए कह रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्या, मतलब R1 की वैल्यू कितनी, 6 है, R2 की वैल्यू कितनी है, 3, और यदि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ए बी की लंबाई कितनी है, 8 है, तो 8 ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर निकालना है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी, 6 है, प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 64, और ये जाएगा डी स्क्वायर, और ये जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 यहाँ लिया, तो 64 में 81 जोड़ दोगे 145 बराबर डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 145, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, ठीक, कह रहा दो बराबर वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर करा है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वही बताया। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब देखो कह रहा दो बराबर वृत्तों जिनकी त्रिज्या, मतलब R1 की वैल्यू भी 3 है, R2 की वैल्यू भी क्या है, 3 है, और केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है, डी, डी कितना है, 10 है, तो कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब ए बी बताना है, तो बस हो गया। अब ध्यान दो, ए बी निकालना है, तो डी की वैल्यू कितनी, 10, 10 का स्क्वायर 100, और R1 कितना है, 3, R2 कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 36, तो क्या आ जाएगा, 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 100 में 36 गया 64, और 64 से क्या बार आएगा, 8, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट, जल्दी फोर्थ पार्ट भी आपको मिल जाएगा। अब आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलेंगी, और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आपको डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 82 99 81 86 78। ठीक, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।